दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल जो स्टडी हिंदी मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे आप सर्च करके, या फिर आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये जो व्हाट्सअप नंबर है, इस पे भी आप अगर अपना नाम लिख के और ग्रुप डी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। यहाँ देखिए क्लास पीडीएफ का जो सेक्शन है, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। एंड दोस्तों आपका एग्जामिनेशन बहुत कम दिन बचा है, 17 अगस्त एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे कंप्लीट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज लॉन्च की जा चुकी है, जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा पे आधारित है। तो अभी भी आपको डेली बेसिस पे दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने हैं। 100 प्रश्नों की टोटल आपको यहाँ पे सेट मिलने वाले हैं और सभी के सभी टेस्ट और पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं। तो फटाफट जाके इसको ले लीजिए। और अगर आप चाहें तो सेपरेट टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन साइंस का देखिए जैसे 100 प्रश्न का 100 सेट दिए गए हैं, आपके जीके जीएस के 100 सेट दिए गए हैं, रीजनिंग के 51 सेट दिए गए हैं। ये सारे टेस्ट सीरीज आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे और यहीं पे आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ, ई नोट्स, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या फिर यहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के, तभी भी आपको लिंक मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन की बात करें तो हरे पौधों को कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ बताना है कि जो हरे पौधे होते हैं उनको कुल कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी 17। जो हरे पौधे होते हैं उन्हें कुल 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। बात करें कौन कौन से दोस्तों, तो सबसे पहले हो गया कैल्शियम, फिर हो गया फास्फोरस, निकिल, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीज हो गया, इसके अलावा मॉलिब्डेनम है, तांबा है, जिंक है, बोरान है दोस्तों, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है तथा हाइड्रोजन है। ये 17 प्रकार हैं जो हरे पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, आपको बताना है जो हाइड्रोफाइट होता है वो इनमें से किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी बिना मिट्टी का पौधा। आपको बता दें कि जल में उगने वाली जो वनस्पतियों को ही हाइड्रोफाइट कहते हैं। इन वनस्पतियों को मिट्टी की आवश्यकता होती भी है और नहीं भी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एपीफाइड वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं, किनके लिए। आपको बताना है कि जो एपीफाइड पौधे होते हैं वह दूसरे पौधों पर आश्रित किस लिए होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी यांत्रिक अवलंबन के लिए। तो एपीफाइट जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं दोस्तों। आपको बता दो वे दूसरे पौधों पर केवल यांत्रिक अवलंबन के लिए आश्रित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, आपको बताना है कि सबसे अधिक लोहा इनमें से किस में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो लोहा होता है इनमें से सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हरी सब्जियों में। उपर्युक्त अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा लोहा तो हरी सब्जियों में, इस विकल्प के माध्यम से हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। और बात करें हरी सब्जियों में तो मेथी के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। और इसके अलावा पालक हो गया, सेम हो गया, राजमा हो गया आदि भी लोहा के उत्तम उदाहरण हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती। आपको बताना है कि अंकुरण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश, लाइट की। बीज के जो अंकुरण के लिए पानी हो गया, हवा हो गया, ताप हो गया, तीनों की आवश्यकता होती है तथा मिट्टी व प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। 4 ऑप्शन है, आपको बात बताना है कि जो पौधों में जल की ऊपर की ओर गति क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रसारोहण। पौधों में जो जड़ों के मूल रोमों द्वारा भूमि से पानी का अवशोषण अर्थात ऊपर की ओर चलने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। यह जाइलम वेसल्स के ल्यूमेन के रास्ते होता है। दोस्तों आपके आगामी एग्जामिनेशन जो 17 अगस्त से होने वाले हैं दोस्तों, ग्रुप डी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने लॉन्च किए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन तो सुपर गेस्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रेडी किया गया है, जो नवीनतम परीक्षा पैटर्न पर आधारित और सभी हल प्रश्नों के साथ है। अगर आपका मैथमेटिक्स लो है तो इन सभी 500 प्रश्नों को लगा डालिए अभी के अभी। ये ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जीके के टॉप 70 टॉपिक, क्योंकि टॉपिक वाइज कवर करना बहुत जरूरी होता है। एग्जामिनेशन से पहले आप पूरा रिविजन कर डालिए, जितने भी आपके टॉपिक आते हैं उन सभी को इस टॉपिक
टॉपिक वाइज में कवर किया गया है, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। एंड साइंस के 1000 क्वेश्चन दोस्तों, इनका भी ई बुक रेडी किया गया है, जो पिछले 10 सालों से लगातार जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के प्रश्न बार बार रिपीट किए गए हैं, उनके फुल डिटेल के साथ दोस्तों क्वेश्चन इसमें इनबिल्ट किए गए हैं। तो ये भी सभी ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फटाफट जाके वहां से आप लोग इसको ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक नहीं है। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सोडियम। पौधों की जो लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम आवश्यक नहीं है। यह न्यूक्लियोप्रोटीन्स के निर्माण में डाइक्लिन एसिड के एकत्रित होने तथा जल संतुलन आदि क्रिया में भाग लेता है, जबकि Ca हो गया, N हो गया, P हो गया इत्यादि आवश्यक हैं। यानी सोडियम के अलावा जो कैल्शियम होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, ये तीनों आवश्यक हैं पौधों की वृद्धि में के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। 4 ऑप्शन है, बताना है कि इनमें से कौन सा पदार्थ है जो पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोरान। पौधों में सूक्ष्म पोषक वे तत्व होते हैं जिनकी पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें दोस्तों तो बोरान हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन इत्यादि। और दीर्घ पोषक तत्वों की बात करें तो कार्बन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन के समय पौधे, आपको बताना है इनमें से कि दिन के समय पौधे क्या करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। पौधों द्वारा जो यह क्रिया सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है और इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी सजीव पदार्थ अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। पौधों द्वारा किस समय में ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति की जाती है। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी दिन के समय में। पौधों द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति दिन के समय में की जाती है। दिन के समय सूर्य के प्रकाश में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे पौधे CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जबकि अगर रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, इस कारण पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। दोस्तों रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, उचित नहीं होता है, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है। आपको इनमें से बताना है कि रात के समय जो पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या छोड़ता है। अभी अभी मैंने आपको बताया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर से जरूर टिक कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बन डाइऑक्साइड। रात के समय पेड़ के नीचे सोना इसीलिए उचित नहीं होता क्योंकि रात में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड तथा दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। पीपल का वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तालाब को कहा जा सकता है एक, इनमें से आपको बताना है कि तालाब को क्या कहा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्राकृतिक इकोसिस्टम। आपको बता दें जो पारितंत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है जलीय और होता है एक स्थलीय। तालाब एक प्राकृतिक पारितंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें किसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी जल का, वाटर का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो कि पूर्णतया ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है, इसमें जल का ऑक्सीकरण और CO2 का अपचयन समीकरण के अनुसार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा किस में रूपांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप सूर्य के प्रकाश, पराहरित कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के उपयोग से खाद्य का संश्लेषण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
पौधों में फ्लोएम का कार्य है, आपको बताना है कि जो पौधों में फ्लोएम का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी भोजन का संवहन। तो फ्लोएम को हम बास्ट भी कहते हैं दोस्तों। इनका प्रमुख कार्य पौधों के हरे भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये पुंकेसर के भाग हैं, खाली स्थान है इसमें बताना है इनमें से कौन से पुंकेसर के भाग हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी परागकोश और पुंततु। एक पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर मिलकर प्रजनन अंगों का निर्माण करते हैं। परागकोश तथा पुंततु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि वर्तिकाग्र हो गया और वर्तिका तथा अंडाशय, यानी ये जो है वर्तिका और अंडाशय, ये सभी स्त्री केसर के भाग होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो तने या जड़ का घेरा होता है वो इनमें से किसके कारण बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्श्व विभज्योतक। तने या जड़ का जो घेरा होता है यानी व्यास पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है, और संवहनी कैनबियम तथा कॉर्क कैनबियम पार्श्व विभज्योतक के मुख्य उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश संश्लेषण करना। पौधों की जो बाह्य त्वचा का कार्य है पौधों की बाह्य क्षति से रक्षा करना है, वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण करना होता है, तथा पौधों को किसी प्रकार के रोग कारक संक्रमण से सुरक्षित रखना आदि होता है। पौधों की बाह्य त्वचा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई योगदान नहीं देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आपको बताना है कौन कौन से। अभी मैंने आपको इससे पहले आगे क्वेश्चन में बताया है। आपको बताना है कि जो पादप ऊतक होते हैं वह कौन से 2 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। अगर हम ऊतकों के वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो प्रायः पौधों में उनकी स्थिति कोशिकाओं के प्रकाश, उत्पत्ति एवं विकास के आधार पर किया जाता है। विकास की प्रस्तावनाओं के आधार पर पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो विभज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी श्वसन। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज अणु के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछता है। आपको बताना है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी गिल। गिल जो होता है मछली गिल की सहायता से सांस लेती ही है। फेफड़े द्वारा अगर हम बात करें तो फेफड़े द्वारा श्वसन क्रिया मेढक तथा मनुष्य करते हैं, और जलीय जंतु त्वचा द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, और पंख उड़ने के लिए उपयोजित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा वह अंग है जो श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यकृत जो है लीवर। यह श्वसन तंत्र का भाग नहीं है बल्कि यह पाचक अंग है, अतः यह पाचन में सहायता होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। आपको बताना है कि जो मानव शरीर होती है उसमें जल की मात्रा कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 80%। मानव शरीर में जल की मात्रा अधिकतम लगभग 70 से 80% तक होती है, क्योंकि शरीर में सभी उपापचयी क्रियाओं को संपन्न कराने में जल की आवश्यकता होती है।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग होता है, आपको बताना है इनमें से जो मनुष्य टेम्परेचर होता है वो लगभग कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य जो कि एक समतापी प्राणी है और इसके शरीर का तापक्रम सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। आपको बताना है कि अगर तत्काल ऊर्जा चाहिए तो एक खिलाड़ी को इनमें से क्या देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट। यह ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाना चाहिए क्योंकि यह तत्काल ऊर्जा स्रोत होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बात करें दोस्तों तो साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो साबुन को जल में घोलते हैं तो जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी घट जाता है। जब साबुन को जल में घोलने पर जल का जो पृष्ठ तनाव है वो घट जाता है जिसके कारण जल में झाग उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। चार ऑप्शन है आपको बताना है इनमें से किसके लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी सूती कपड़े पर पानी की बूंदों का फैलना। जो सूती कपड़े होते हैं उन पर पानी की बूंदों के फैलने की घटना न केवल केशिकत्व बल्कि पृष्ठ तनाव के कारण भी होती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब साफ एक शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि। आपको बताना है कि जो एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्यों। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पारे का संसंजक उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। आपको बताना है इनमें से किसका नियम है वो जो कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रवचालित ब्रेक सीधा प्रयोग है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों एंड मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पास्कल का नियम। पास्कल नियम जो कि द्रव पर लगने वाले दाब की व्याख्या करता है। यह द्रव के प्रवाह से संबंधित नियम है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में प्रचक्की क्रिकेट बॉल के दौरान की व्याख्या की जा सकती है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो वायु में प्रचक्री यानी जो स्पिन बॉल होता है तो क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या कैसे की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। बर्नौली के जो प्रमेय है वो द्रव के प्रवाह की व्याख्या करता है जो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। बर्नौली प्रमेय द्वारा वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है। तो एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड के नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। आपको बता दें कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है। आपको बताना है इनमें से गलत कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पारा पानी पर तैरता है। आपको बता दें पारा पानी पर नहीं तैरता है। पारे का घनत्व द्रव में सर्वाधिक होता है जिससे उसके द्वारा हटाए गए जल का द्रव्यमान उसके स्वयं के द्रव्यमान से बहुत कम होता है। इससे उस पर नीचे की ओर लगने वाला बल उत्क्षेपण से बहुत अधिक होता है और पारा डूब जाता है। सिरे तक पानी से भरे गिलास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा
तैर रहा है, जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जल का स्तर वहीं बना रहेगा। आपको बता दें, जब पानी से भरे गिलास के अंदर तैरते हुए बर्फ़ के टुकड़े के पिघल जाने पर जल का स्तर वही बना रहेगा, क्योंकि बर्फ़ के टुकड़े द्वारा प्रतिस्थापित जल का आयतन बर्फ़ के द्रव रूप के आयतन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? आपको इनमें बताना है कि किस तापमान पर जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम होता है। ये भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन में रिपीट हुआ है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण जल असामान्य व्यवहार करता है, जिससे इसकी ठोस अवस्था का घनत्व द्रव अवस्था से कम होता है और इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके जल पर पानी का तापमान क्या होगा? आपको बताना है कि जो ठंडियों में एक झील है सतह जमने जा रहा है तो इसके जल का जो पानी का तापमान क्या होगा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। जब झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती हैं क्योंकि? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जब पानी जम जाता है तो मछलियां कैसे जीवित रहती हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी झील की तली का पानी जमता नहीं है। आपको बता दें, बर्फ़ जो कि उष्मा का कुचालक होता है, अतः नीचे के 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल की उष्मा को बाहर नहीं जाने देता है, जिससे नीचे वाला जल जमने से बच जाता है और मछलियां जीवित रहती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होगा? आपको बताना है कि जो पानी पर तैरती आभासी वस्तु का भार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0 होगा। पानी पर जब तैरती वस्तु का आभासी भार 0 होता है, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। आपको बताना है कि जल पृष्ठ पर लोहे के जो टुकड़े होते हैं वो न तैरने का क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। आपको बता दें कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अनुसार तैरने वाली वस्तु के स्थायी संतुलन के लिए मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर रहना चाहिए। लोहे के टुकड़े का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, जिससे वह जल में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? यह आपको बताना है कि जब पानी जमा हो जाता है उसमें मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि? यह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी लार्वा के सांस में बाधा डालता है। आपको बता दें, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर तेल जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिससे जल की सतह पर बनी तनाव झिल्ली टूट जाती है। फलस्वरूप लार्वा सांस नहीं ले पाते हैं तथा पानी में डूबकर मर जाते हैं और मच्छरों की वृद्धि रुक जाती है। दोस्तों चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। आपको इनमें से बताना है कि जो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज थे वो किस देश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रीस से। जो वैज्ञानिक महान थे आर्किमिडीज वो ग्रीस से संबंधित थे और जल के उत्क्षेपण का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने ही किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। आपको बताना है कि जो उत्प्लावी बल होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विस्थापित
तरल के भार पर। उत्प्लावी बल किसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। किसी तरल पदार्थ में डूबी वस्तु अपने आयतन के बराबर तरल पदार्थ विस्थापित करती है और विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर ही उत्प्लावन बल लगता है। इस सिद्धांत की बात करें तो आर्किमिडीज ने ही यह सिद्धांत दोस्तों दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। आपको बताना है इनमें से कि किस वैज्ञानिक ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। इसके राइट आंसर बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी आर्किमिडीज ने। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी प्लवन का नियम सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कम होगा। बुलबुले के ऊपर जल का भार सतत कम होने के कारण दाब का परिमाण निरंतर घटता जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में असत्य को चुनें। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी बेल वातावरणीय दबाव मापन की इकाई ये गलत को है। आपको बता दें कि वातावरणीय दबाव की इकाई बेल नहीं बल्कि वायुमंडलीय दाब है और उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे से डुबोई जाती है। वह तैरती हुई प्रतीत होती है। घटना किस कारण उदाहरण है? आपको बताना है यह जो घटना है वो इनमें से किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पृष्ठीय तनाव का। वैसलीन लेपित सुई को जब जल की सतह पर रखा जाता है तो जल की तनी हुई झिल्ली सुई के भार के कारण नीचे दब जाती है और पृष्ठ तनाव पीछे कार्य करने लगता है। यह पृष्ठ तनाव सुई के भार को संतुलित करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तेल दीप में बत्ती का तेल किस के कारण ऊपर उठता है? आपको बताना है कि जो बत्ती का तेल होता है वो किसके कारण ऊपर उठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी केशिका क्रिया के द्वारा। तेल में दीप में बत्ती का तेल केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है। जिस नली का छिद्र केश के समान बारीक होता है उसे केश नली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? आपको बताना है कि जो तेल में तैरती हुई कोई वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तेल का वॉल्यूम। तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा तेल का वॉल्यूम विस्थापित करती है तथा तैरती हुई वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए तेल के भार के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। किसी ताप पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित वाष्प के द्रव्यमान तथा उसी ताप पर वायु के उसी आयतन के संतृप्त करने के लिए आवश्यक वाष्प के द्रव्यमान के अनुपात को वायु की आपेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना है इनमें से हाइग्रोमीटर जो होता है वो किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की। वायुमंडल में जो व्याप्त आर्द्रता होता है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक दी गई वायु के आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि दी गई वायु में आयतन में जलवाष्प की मात्रा को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निरपेक्ष आर्द्रता। वायु के 1 घन मीटर आयतन में जलवाष्प की मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में क्या शामिल होता है। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि जो सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में क्या शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए सॉल्वे प्रक्रिया में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3। इसे सोडा एस भी कहते हैं। ये कपड़े धोने के रूप में भी प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना है। आपको बताना है कि जो फार्मूला है ये CaCO3 में कार्बन की प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी 12। बता दें कि CaCO3 में कार्बन की जो प्रतिशतता है वो 12 है। इसका पूरा नाम क्या है, तो यह है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों एवं दांतों का जो मुख्य संगठक है वो हाइड्रोक्सीपोटाइस है, जो एक क्रिस्टलीय कैल्शियम फॉस्फेट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता जो है वो फ्लोरीन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर H2 से कराने पर क्या बनती है। इनमें से आपको बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अभिक्रिया होती है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर क्या बनती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेथेन बन जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर मीथेन गैस बनती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। दूध किसका उदाहरण है। इनमें से बताना है आपको कि दूध जो है किसका उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी इमल्सन का। दूध जो कि इमल्सन का उदाहरण है, इसमें अवस्था तथा माध्यम दोनों द्रव होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जो सबसे कम घुलनशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी N2, जो कि जल एक ध्रुवीय विलायक है जिसमें वही यौगिक या अणु घुलते हैं जिनकी प्रवृत्ति ध्रुवीय हो। सभी विद्युत संयोजी पदार्थ ध्रुवीय होते हैं एवं जल में विलेय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। फार्मूला की बात करें दोस्तों तो NaOH होता है। इसका उपयोग दोस्तों साबुन निर्माण, रेशम उद्योग, कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में तथा पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नीला थोथा क्या है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो नीला थोथा होता है इनमें से क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा या तूतिया कहा जाता है। आयरन पृथ्वी में मैग्नेटाइट, हेमेटाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। कैल्शियम प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है दोस्तों, जबकि चूना पत्थर के रूप में पाया जाता है।
एवं जीवित प्राणियों में हड्डियों दांतों का मुख्य घटक तत्व होता है। अगर हम कॉपर सल्फेट की दोस्तों फार्मूला की बात करें तो ये हो जाता है CuSO4.5H2O, ये कॉपर सल्फेट का सूत्र हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सीमेंट का कार्य है, इनमें से आपको बताना है कि जो सीमेंट है उसका कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी एडहेशन। सीमेंट तथा जल के मिश्रण को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे एक कठोर पदार्थ बना लेते हैं और इस क्रिया को सीमेंट का जमना कहते हैं। इस क्रिया में कैल्शियम के सिलिकेटों तथा एल्यूमिनेटों का जलयोजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री है। आपको बताना है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग की गई कच्ची सामग्री कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी एल्यूमिना और मिट्टी एवं जिप्सम, जो कि पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के उपयोग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट कौन सा है। आपको इन्हें बताना है कि अधिक मात्रा के कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्रुत गति से जमता है। अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट वाला सीमेंट द्रुत गति से जमता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से सम्मिलित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अन्य हाइड्रेट बनाने के लिए जलयोजन। आपको बता दें कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जल को सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु जुड़कर जलयोजित होकर जिप्सम बनाते हैं जो कड़ा होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इनमें से आपको बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन सा है। इसका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी CaSO4 ट्वाइस 1/2H2O, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी कहते हैं। इसका उपयोग दोस्तों खिलौना बनाने में तथा चिकित्सा में प्लास्टर करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आपको बताना है कि इनमें से कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी NaOH, जो कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। अगर NaCl की बात करें दोस्तों तो इसे साधारण नमक कहते हैं, और NaHCO3 यानी NaHCO3 को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और Na2CO3 को हम क्या कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट कहते हैं दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम बार ये एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन दोस्तों। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला की बात करें दोस्तों तो NaHCO3 होता है। इसका प्रयोग दोस्तों पावरोटी उद्योग में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस कारण से ब्रेड बनाते समय लोई फूल जाती है। इनमें से आपको बताना है कि किस कारण से जो कि ब्रेड बनाते समय लोई फूल जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में उष्मा की क्रिया के कारण ही ब्रेड बनाते समय लोई फूल जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सूखी बर्फ है, आपको इनमें से बताना है कि सूखी बर्फ क्या है। इनमें से ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ठोस, सॉलिड CO2। आपको बता दें कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। शुष्क बर्फ का जो परिशोधन होता है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब पर किया जाता है। इसका उपयोग हिमाच्छादित खाद्य पदार्थ को परिरक्षित करने में किया जाता है दोस्तों।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है। आपको बताना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। यह कैल्शियम का ऑक्सीक्लोराइड होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaOCl या Cl या हो जाएगा CaOCl2। इसे शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर भी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, यानी दिया सलाई के निर्माण में किस तत्व का उपयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ए यानी फास्फोरस। दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है और लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस से कम क्रियाशील है। यह साधारण ताप पर वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी MgHCO3 ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। इसके कारण जल में कठोरता विद्यमान रहती है। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा है। इसको भाई दोस्तों इसको मार्क लगा लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, क्योंकि ये कितनी बार एग्जाम में पूछता है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है आपको। मैक्सिमम बार ये पूछता है वॉशिंग सोडा क्या है इनमें से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट को वॉशिंग सोडा कहा जाता है। इसका उपयोग वॉशिंग सोडा के रूप में जल मृदुकरण में तथा लॉन्ड्रियों में एवं कांच, कास्टिक सोडा, साबुन पाउडरों आदि के निर्माण में होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। आपको बताना है इनमें से कौन सा और रसायन है जो माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पोटेशियम क्लोरेट। माचिस उद्योग में पोटेशियम क्लोरेट जिसका सूत्र होता है KClO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? आपको बताना है कि जो सोडियम होता है उसको जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी हाइड्रोजन गैस। क्षार धातुएं जल से अत्यंत तीव्रता से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं। इस प्रकार सोडियम भी जल के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस ही निकालता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी लगातार करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।